बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज। उसकी ये 70वीं 70 यानी कि 70 और लास्ट एपिसोड है। फाइनली आज ये लास्ट एपिसोड है और एक खूबसूरत जर्नी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसकी इस लास्ट एपिसोड में मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया इस नावल को पढ़ते हुए। मैंने आप लोगों के कमेंट्स सब पढ़ती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ। आप लोग बहुत सारे मुझसे बातें भी करना चाहते हैं, आई नो। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ या करूँ। कभी कभी मैं दे देती हूँ, कभी कभी नहीं दे पाती, और समटाइम्स तो मैं इसलिए जवाब नहीं दे पाती कि वो जिस पर मैं रिस्पॉन्स करती हूँ ना, वो कमेंट मतलब वो गायब हो जाता है, वो रिस्पॉन्स वाले में चला जाता है, तो फिर बाद में मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन कभी मैं लो फील कर रही हूँ कि मुझे ओके यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ या मेरे पास करने के लिए क्या है, तो तब मैं कमेंट्स जाकर पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी कोई अच्छा सा नावल ही स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए। माला नावल भी स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं, लेकिन उसका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से करूँ। और अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, मतलब मेरी ज़िंदगी की में पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। मैं अब प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगी हूँ अभी। तो ये बहुत एक तरह से डिप्रेसिंग वाला वो भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप पर प्रेशर भी होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होती। अब मैं देखो, मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं स्कूल जाती रही, फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में मुझे 6 साल हो गए हैं, और अब 6 साल ये भी ख़त्म हो गए हैं। तो मतलब पहले मुझे लगता था, पहले मैं कहती थी मेरे BS ख़त्म हो गया है, तो तब मेरे पास था कि अच्छा मैंने MPhil करना है। अब MPhil भी ख़त्म हो गया, अब मेरा कोई इरादा नहीं PhD करने का, मैं नहीं करने लगी। ठीक है, तो मेरा इरादा है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का, और शायद पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए। मेरा इरादा तो ये है कि ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करूं, और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्लोथिंग का स्टार्ट करें, अपना ब्रांड वगैरह बनाने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ब्रांड अभी बहुत मुश्किल होगा, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए होगा, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। आप लोगों से भी शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आप लोग ये नावल पढ़ेंगे, हर कोई पढ़ेगा इसको, मतलब आखिरी एपिसोड में मैं इसलिए बातें कर रही हूँ कि इसको पढ़ते हुए थ्रू आउट मैं यहीं अपनी इसी फेज़ में ही थी, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं कब ये ख़त्म हो। मैंने इसको बहुत जल्दी अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया था, फिर अपलोड कर दिया, और साथ में आप लोगों का वो प्रीमियर पर लगाकर आप लोगों को डेली बेसिस पर ही इसकी एपिसोड्स 3 मिलती रही हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये एक मेरी लाइफ का फेज़ चल रहा है जो कि टफ भी है। अभी 1 महीना पड़ा है, अभी मुझे थीसिस लिखना है, रिसर्च का काम करना है। तो ये नावल थोड़ा सा था कि मुझे ये ख़त्म कर दूं ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। उसके साथ मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर मेन चैनल पर नॉवेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो सुने और मुझे अपना अच्छा रिस्पॉन्स करें। ठीक है, बहुत सारे लोग पेंडिंग पर रखते हैं, तो जिस वजह से मेरे चैनल की रीच बहुत डाउन हो गई है। उसमें मेरी भी गलती है कि मैं आप लोगों के साथ वो ये है कि आती हूँ, आप लोगों को कुछ दिनों तक नावल दिए, फिर गैप आ जाता है। तो गैप इस वजह से आता है कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हूँ। कुछ पहले तो फंक्शंस वगैरह चलते रहते थे, तो अब वो भी लाइफ से ख़त्म हो गया है। अब ज़िंदगी में ऐसे फील हो रहा है कि बहुत बड़े हो गए हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हो तो पता नहीं इतना ही बड़ी जिम्मेदारी लग रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो अभी तक खुद को वो छोटी सी लड़की समझती थी कि जो जाती थी, स्कूल जाती थी, जिसको कुछ आइडिया नहीं होता था। यूनिवर्सिटी में जब पहले दिन आप रहे थे तो आपका दिल घबराता है, ये होता है। मेरे लिए हमेशा यही मुश्किल होती है कि मैं कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करूँ, मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं हमेशा रोती रहती हूँ। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आती, अल्लाह ना करे कि ऐसा अब हो। तो
अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ इन दिनों। मेरे बहुत वो क्या है कि दुखी फेज़ चल रहा है ये वाला। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें, कोई वसीला बना दे। क्योंकि ऑफ़ कोर्स अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ इन द सेंस कि हमारे माइंड में कोई वो थ्योरी नहीं है कि हमने कैसे काम करना है, हमने काम स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने किस तरह से करना है। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ टच में रहेंगे, टच इन द सेंस कि मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट नॉवेल्स में, तो आप लोगों को बताती रहूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं क्या कहते हैं इसको, करूँगी ये, समझ नहीं आ रही यार मुझे, व्लॉगिंग वगैरह। लेकिन मैं खुद भी अनकंफर्टेबल थी। मुझे बुरा लगता है कि हर वक्त कैमरा ऑन करके आप रिकॉर्डिंग करते रहो, ये करते रहो, बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो। मेमोरीज़ की हद तक अच्छा होता है कि आप उनको कैप्चर करो, लेकिन व्लॉगिंग मेरे लिए भी थोड़ा टफ था। लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया था कि मुझे उस चैलेंज को करना है, लेकिन मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली। ठीक है, बाद में मैंने कर लिया, सीख लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन एट द एंड मुझे परमिशन नहीं मिली कि भाई मैं नहीं कर सकती। तो मैंने उसको स्किप कर दिया कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ें दूसरों के हिसाब से भी करनी पड़ती है। अगर नहीं मैं करना चाहती, मतलब मुझे भी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने भी उस चीज़ को स्किप कर दिया। मतलब मैं रिलैक्स हो गई। पहले मुझे इतना बर्डन फील होता था कि मुझे व्लॉग बनाना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसको फिर वॉइस ओवर करना है। इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। तो अब मैंने उसको स्किप कर दिया। इस नावल को पढ़ते हुए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुझे मसला हुआ था कि प्रिंट का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा था। अभी भी बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि मुझे समझ नहीं आती बहुत सारा इंग्लिश, तो मुझे पता ही नहीं चलती कि क्या लिखी हुई है। एक तो इंग्लिश, आप इंग्लिश में पढ़ो तो वो आपको समझ आ जाती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिखी है उर्दू बेस से, और उर्दू का प्रिंट बहुत लाइट है, जिससे मैं इमेजिन नहीं कर पाती कि वो क्या लिखा हुआ होगा। तो फिर जो मुझे कुछ समझ आती है मैं बोल देती हूँ, कभी मैं गलत बोल देती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का फ़्लो ख़राब ना हो, इसलिए फिर मैं उसको करेक्ट भी नहीं करती कि चलो ठीक है अभी एक गलती होगी, चलो ठीक है। और मैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार एडिट करूँ, कट करूँ। मैं इस वजह से है कि चलो फ़्लो में काफ़ी, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा फ़्लो बन गया है कि मैं विदाउट वो गैप, वो क्या कहते हैं कि उसको कट किए, एडिट किए, मैं आप लोगों को अच्छे खासे टाइम वाले नॉवल सुना सकती हूँ। मतलब मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे इवन तो मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक। तो बस ये अब स्टैमिना इतना ज़्यादा बढ़ गया है। स्टार्टिंग में नहीं था। माला नावल जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो मेरा पहला नावल था। इख्तिताम तो खैर नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उस नावल को इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगी। बहुत सारे नावल्स शुरू करूँगी, ज़िंदगी रही तो। अब आप लोगों को नावल्स तो सुनाने ही हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहे। बहुत सारी ऑडियंस चाहती है कि मैं बोल्ड नावल आप लोगों को रीड करके करूँ, मैं भी वो पढ़ सकती हूँ। मतलब मुझे समटाइम्स होता है कि आजकल सोशल मीडिया राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं उनके नावल्स पढूं, ठीक है। सेकंड बात कि मैं कंफर्टेबल कुछ, मतलब इतना भी नहीं था कि मैं अब इतना खुद को मैच्योर फील करती हूँ कि मुझे इतना कोई फील नहीं होता कि मैं नावल पढ़ रही हूँ, बहुत बोल्ड है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज सच। तो वो मैं रवानगी में पढ़ देती हूँ एज अ जॉब को लेकर, ठीक है। लेकिन मुझे ये होता है कि कोई कहानी तो हो, कोई ढंग का नावल तो हो। तो इतने कोई अच्छे वो ना ऐसे होते हैं, फास्ट फूड की तरह होते हैं, मतलब उनकी कोई स्टोरी नहीं होती, वो देर पानी होते हैं। अब ये नावल ये नहीं भूलेगा, बहुत दिनों तक नहीं भूलेगा। और बल्कि जब भी आप हवेली बेस्ड नावल याद करोगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा एक दिल दिया दहलीज भी कोई नावल पढ़ा था हमने। तो खैर स्टार्ट करते हैं इसकी इस लास्ट एपिसोड को, और होपफुली कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं अपना क्लोथिंग से रिलेटेड ऑनलाइन काम शुरू कर सकूं। अभी ये है कि अभी सिर्फ सोच है, सोच को बस अमली प्रैक्टिकली करना है, जो कि अब मुझे ये था कि मैं अपनी रिसर्च का कर लूँ। और ये नावल भी था, नावल बहुत दिनों से हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो अब फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद अगर कोई नावल हुआ तो उसकी डेली बेसिस पर एक ही एपिसोड आया करेगी।
या फिर 2 होंगी, या फिर मैं देख लूँगी जिस तरीके से भी डिसाइड हुआ। ठीक है, बस आप लोगों ने डेली बेसिस पर नावल सुनना है और मुझे अपना रिस्पॉन्स दिया करना है। ठीक है, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं, बट आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते लॉन्ग नावल पर, वरना मैं वहीं सुना दिया करती। मतलब अभी देखा जाए तो आवाम इधर बहुत कम सुनती है। मेन चैनल पर अगर मैं अपलोड करूँ तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा सुनती होगी, लेकिन खैर ये भी बहुत है कि इधर आप लोग अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। ठीक है, और जो नावल माला नावल है वो मैं 3rd चैनल पर ही शिफ्ट करूँगी, जिस पर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था फॉरएवर बुक हेवन पर। ठीक है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर कम हैं, तो वैसे भी खैर अंदर की बातें नहीं करते। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। यावर अली ख़ान बिल्कुल खामोश थे। मुतरबा समेत किसी मौजू पर कोई बात नहीं की थी। यूँ लगता था कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते। 2:30 बजे उन्होंने माहीन से सिर्फ इतना कहा था कि अब चलना चाहिए। रोशी के सिलसिले में वो बाबा साहब से सब बातें कह सुन चुके हैं। बाबा साहब को उनकी किसी शर्त पर एतराज़ नहीं है, मगर लगता है वो बहुत अफसुर्दा हैं। माहीन के पास उनकी किसी बात का जवाब नहीं था, इसलिए कि वो फैसला कुन हालत में थे। 5:45 बजे वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे और आते ही यावर अली ख़ान तैयार होकर मीटिंग में चले गए थे। बारी भी नज़र नहीं आया। रोशी को किचन में मसरूफ़ देखकर वो आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। उसे यावर अली ख़ान की वापसी का इंतज़ार था। एहसासात यूँ हो रहे थे गोया कोई बहुत बड़ा मसला मंतकी हल की तरफ बढ़ रहा है। उसने कपड़े निकाल कर शावर लेने का इरादा किया कि फिर देर तक सोने का इरादा था। रात भर भी सो नहीं पाई थी और सारा दिन सफ़र में कट गया था। शावर लेने के बाद बाहर आई तो मगरिब की अजानें हो चुकी थी। उसने पहले असर की कज़ा और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़कर सो रही। जाने क्या वक्त था जब तेज़ रोशनी के सबब आँख खुल गई थी। गहरी नींद से अचानक बेदारी, फिर तेज़ रोशनी। चंद लम्हों तक तो कुछ समझ ही ना पाई। कुछ देर बाद मंजर वाज़े हुआ तो सामने यावर अली ख़ान को पाया। वो कोट उतार रहे थे। खाना खा लिया? वो महीन से पूछ रहे थे। नहीं, आपने खा लिया? बहुत मुख्तसर जवाब आया। तो फिर खा लें। शायद रोशी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। खा लूँगी। उसने वॉल क्लॉक की सिम देखा। रात के 11 बज रहे थे। मेरा ख्याल है बहुत थक गई हैं। वैसे आपने बहुत जहमत की। जब इंसान कभी किसी वाक़ये पर बहुत सोचता है तो हक़ाइक़ रोशन हो ही जाते हैं। ये और बात है, बहुत देर हो चुकी होती है। नादान अदा हो सकते हैं न कफ़ारे। वो कोट और टाई सोफ़े पर डालते हुए कह रहे थे। यानी आपका मतलब है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जान चुके थे। जब ही तो मैं हैरान हो रही थी कि आप ना चौंके ना पज़ल हुए। लेकिन जब हक़ाइक़ रोशन हो चुके थे तो मुझे इंतकाम की भेंट चढ़ाने और इस्तेमाल करने की क्या लॉजिक थी। वो एकदम तल्ख़ हो गए। यावर अली ख़ान बुरी तरह चौंक गए। इंतकाम? क्या मतलब है आपका? यही कि आपने मेरी बहन को ज़हनी टॉर्चर पहुंचाने के लिए मुझसे शादी की? एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो शर्ट के बटन खोलते खोलते एकदम ठटक गए। तो फिर आपको एक और कुर्बानी देना चाहिए थी। संगे मील की तरह मुझसे सिर्फ नज़र करके गुजर जाना चाहिए था। क्यों ठहरे, रुके? फिर क्यों? क्या आपको एहसास नहीं था कि मेरी आपसे शादी उधर कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी? वो कितनी बड़ी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगी? महीन जैसे फट पड़ी। आप ये सब सोचने में हक़ बजानिब है, लेकिन आपसे शादी की रीज़न ये नहीं है। मंतकली के जिस मोड़ पर मुझे तन्हा किया गया था, इस मोड़ पर सिर्फ आप खड़ी हुई मिली। शायद ख्वाहिश ही रहती, मगर आपकी तवज्जो से तवज्जो हट जाना कोई आसान बात नहीं थी मेरे लिए। फाइलों किताबों में मुस्तकिल पनाह नहीं मिलती। छाँव की तलब पर तो उनका सबसे ज़्यादा हक़ होता है, जो धूप में बहुत जले हों। आप मुझे डिसअपॉइंट कर सकती थी। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। चाहे जाने की ख्वाहिश हर जी नफ्स में मौजूद होती है। एक खूबसूरत, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड लड़की हर माकूल इंसान को इंस्पायर कर सकती है, और हाल में दीवानगी में तो ऐसी लड़की बहुत अट्रैक्ट करती है। जबकि वो डिसअपॉइंट भी ना कर रही हो, फिर कोई मसलहत इतना दम नहीं रखती कि दीवानगी के उस मकाम पर मज़ाहमत कर सके। अलबत्ता निकाह के बाद बहुत सोचा था कि कुछ ठीक नहीं हुआ। इंतहा मैंने नहीं की थी, इंतहा आगे वालों ने की थी। हवेली के बेढब असूलों ने की थी। तैमूर को अपनी बात मनवाने में कभी दुश्वारी नहीं हुई। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। सब ने जो किया वो गलत किया। सब पर इस क्लैश की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ज़रूर पड़ती है, सिवाय आपके। क्या मजाक है ये? महीन जो ज़ेर असर आ रही थी फिर रत्थे से अकड़ गई। यावर अली ख़ान ने शर्ट उतार कर सोफ़े पर डाल दी। महीन ने नज़रें मोड़ ली।
जिसके जहन में जो आए वो कह सकता है, उसका राइट बनता है। मगर अब हासिल क्या? अब मुझे आपका सोचना है, रोशी और जवाद का सोचना है, आपके पास क्या होना चाहिए। अब ज़ेरे गौर सिर्फ ये बात है, और बस आपके लिए आपकी ज़ाती रेजिडेंसी होना चाहिए, आपका अपना एक बच्चा होना चाहिए, आपके मुस्तकिल किस्म के कंफर्ट्स का बंदोबस्त होना चाहिए। रोशी और जवाद तो जागीर में गैर मुतस्फाना मुतनाज़े हिस्सेदार हैं, उनके बेनिफिट्स तो दूर तक सिक्योर हैं। महीने उनकी तरफ हैरत और सदमे से देखा। यावर साहब, कोई मौत की दहलीज पर आ पहुंचा है, एक मर्तबा तो एतराफ़ जुर्म उन तक पहुंचा दीजिए। कितना बेहतर हो अगर एक वक्त में सिर्फ एक फ़र्द का दिमाग माफ हो। क्या आपकी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी नहीं कि एहसास जुर्म आप तक तो पहुंचा? दूसरी तरफ उसके मायने अपनी अहमियत खो चुके हैं। अब आप मुझे किसी फेल के लिए मजबूर नहीं करेंगी, वो बहुत नढाल और शिकस्ता आवाज़ में कहते हुए वार रूप से शब ख्वाबी का ड्रेस निकाल रहे थे। फ़िलहाल समझौते की राह तो चलें, क्या मालूम किसी मोड़ पर मोहब्बत दोबारा आ खड़ी हो। जब हक़ाइक़ रोशन हो गए थे, तैमूर अली ख़ान से इस कदर नफ़रत क्या मायने कि उनके दोस्त का बेटा भी आपकी नापसंदीदगी की ज़द पर आ गया। ड्रेसिंग की सिमत बढ़ते कदम रुक गए। यावर अली ख़ान ने पलट कर उसकी सिम देखा। ये नफ़रत नहीं है, आला दर्जे की ज़िल्लत तमीज़ बेबसी है। इस डिस्टेंस में बहुत रिलीफ है। मैंने कमाल किया था। उसने हद कर दी। अपने दुख की इंतहा कभी किसी को नहीं बताई और ना बताने का इरादा है। प्लीज़ स्टॉप दिस टॉपिक फॉर एवर। सबसे अहम जिम्मेदारी तो बाबा साहब पर आयद होती है। महीन कहे बिना न रह सकी। यावर अली ख़ान ने अपनी बात के पक्के होने का सबूत दिया और ख़ामोशी से ड्रेसिंग में चले गए। वापस आए तो महीन बेआवाज़ अश्क बहा रही थी। आपको करीब पाती हूँ तो वहशत होने लगती है। वो मर रही है। जब क़ज़ाए इलाही से किसी का प्यारा बिछड़ता है तो लोग अल्लाह पर इजहार नाराज़गी कर बैठते हैं। आप हक़ बजानिब है, तभी तो कह रहा हूँ कि बात इसी बेडरूम में ख़त्म कर दें। एहसास जुर्म का उन तक ना पहुँचना बेहतर है। मुमकिन है ज़िंदगी की ज़मानत बन जाए, वरना दूसरी सूरत में वाकई कुछ हो जाएगा। जाइए आप खाना खाइए। इतनी बर्दाश्त, इतनी मैच्योरिटी काश पहले, बहुत पहले होती। मगर अजीम दुख तो अजीम तनाई अता करते हैं। अगर यूँ ना हो तो कहीं भी कोई बिगाड़ ना हुआ, इंतशार ना हो। उसने दुपट्टे से आंखें साफ की और स्लीपर पाँव में डालकर उठ खड़ी हुई। यावर अली ख़ान आईने के सामने खड़े बालों में ब्रश चला रहे थे। कैसा मजाक बन गई है मेरी ज़िंदगी, वो ये कहकर बाहर निकल आई। ग़ुलाम मोहम्मद का इंतज़ार करते करते औरत की आंखें पथरा गई थी। सब बच्चे इधर उधर पड़ रहे, सो रहे थे। दूर बरामदे में बालू दुपट्टा चेहरे पर डाले जाने सो रही थी कि जाग रही थी। 12 बजे से कुछ पहले ग़ुलाम मोहम्मद घर में दाखिल हुआ। बालू की माँ बड़ी सरत से उठी। इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? एक तो कफ़ालत ऐसे है कि दिल होल कर आधी हो गई। मिल गया था आरिफ, बात हुई उसकी लाल खान से। ग़ुलाम मोहम्मद ने कांधे से चार खाने वाला अहल दहल चंग पर डालकर हाथ उठाया, जैसे कह रहा हो धीरे तो करो, दम तो लेने दो, एक गिलास पानी पिला दे। वो पलंग पर बैठ गया। बालू की माँ बड़ी फुर्ती से पानी लाई। उसकी एक एक हरकत से इज़्तिराब व बेचैनी वाज़ेह थी। ग़ुलाम मोहम्मद ने पानी पीकर गिलास उसे वापस थमाया और दोनों हाथ पलंग की पट्टी पर जमाकर सर झुकाकर बैठ गया, जैसे किसी गहरी सोच में हो। अब बता भी दो आरिफ, मिला या नहीं? वो उसके बराबर में बैठ गई। मिला था। ग़ुलाम मोहम्मद इतना कहकर खामोश हो गया। या अल्लाह, पूरा क्यों नहीं बोल रहे? जवाब क्या मिला? बालू की माँ का जब जवाब दे गया। बुना बसाने का अब उसे कहता है औरत एतबार की होती है। उसे वापस लाकर अपनी उम्र भर की नींदें गवा दो, जैसे हर वक्त चोरी का धड़का लगा रहे, जैसे बेबाजारों का घर हो और फितने का खतरा किसी पल सोने न दे। मान ले बालू की माँ, हमारे नसीब अच्छे नहीं। एक ज़रा देर को भूली भटकी रोशनी इस घर में आई थी बस। ग़ुलाम मोहम्मद एकदम यूँ खामोश हो गया जैसे अपने दुख पर नोहा ख्वानी करने लगा। बालू की अम्मा सन्नाटे में रह गई थी। उससे एक गुमान सा था कि किसी न किसी तरह आरिफ लाल खान को आमादा कर ही लेगा। आरिफ कह रहा था लाल खान ने बच्चे की जिम्मेदारी कबूल कर ली, महीने के महीने उसका खर्चा भेज दिया करेगा। वो ये भी कह रहा था अगर बालू की दूसरी शादी हो गई तो वो अपने बच्चे को आकर ले जाएगा, उसे भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। बालू की माँ गुमसुम कैफियत से फ़ौरन बाहर आ गई। दूसरी शादी तो तुम कहो ना, आरिफ खुद कर ले उससे निकाह। दूर बालू के साकित वजूद में थोड़ी सी हरकत हुई। दिमाग ख़राब है तेरा? ऐसा हमदर्द भी नहीं कि उम्र भर की ज़िल्लत का सौदा कर ले ताकि लाल खान कहे कि हाँ दोस्त ही
सही नहीं है। परले दर्जे की बेवकूफ़ औरत। गुलाम मोहम्मद के कमज़ोर असाब चटक गए। बेटी के बराबर सोना भी तोल कर दे देगी तो भी नहीं करने का वो और किस्म का मर्द है, कोई नहीं समझ सकता उसे। अगली 4 दिन में फूट ली थी उसके घर से। गुलाम मोहम्मद ने आरिफ की बीवी के बाबत इशारा दिया। उसे नहीं चाहिए घरवाली। बालू की माँ दुख से चोरकानी देर तक अपने ही एक ही जाविये से बैठी रही। कैसी इज्जत आई थी इस घर में, कैसी पास की बात लगती है, जैसे पलक लगी हो फिर आँख खुल गई हो, घड़ी 2 घड़ी की बात लगती है। उसने सरदाब भी खींची और हाथ भी मले। वारसों के दरमियान, दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी छा गई। 1000-2000 तो भेजा ही करेगा महीने के महीने। हार मानकर बालू की माँ ने जैसे खुद को इस दूसरी सिम से बहलाने की कोशिश की। गुलाम मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अजीम फ़लसफ़ी की तरह अपनी किस्मत पर बहुत तवज्जो से गौर कर रहा था। रोशी मायूं बैठ चुकी थी। दरिया बस्ती से तमाम ख़वातीन और लड़कियां आई थी। कराची से रोशन आरा भी आ गई थी। सब अपनी अपनी हैरत छुपाए खुशी में हिस्सादार थे। बाबा साहब के बारे में पता चला था। वो सिर्फ बारात डिनर में शरीक होंगे। हवेली में सिर्फ शीनो नहीं। वो क्यों नहीं आई? किसी के पास जवाब नहीं था। शीनो थी। बारी तो सुबह होते ही जाने किधर गायब हो जाता था। लड़कियों के हाथ में ही नहीं लग रहा था। रात में जाने कब आता था। सबसे बढ़कर तो तज़ईन उसके कान खींचने के लिए बेताब थी। सिर्फ पहले रोज़ उसकी झलक सी देखने को मिली थी। सबने मिलकर रोशी के तो तकरीबन चक्के छुड़ा रखे थे। इस मिस्ट्री चैम्पियन से पूछो वो कहाँ और कब पाया जाता है। ज़रीन ने रोशी की तरफ सबको लगा दिया। उसे कस्में खाना पड़ गई कि उसे नहीं पता। मई ने भी लाइल्मी का मुजाहरा किया और साथ ही अंदाजे से ये भी कह दिया कि मुमकिन है खैराबाद चला जाता, वहाँ मौसम के फल उतारे जा रहे हैं। हो सकता है उसे शर्म देर से आई हो। शुक्र है हंसता मुस्कुराता बर वक्त है। देखो रोशी ये क्या कह रही है उसे। रूबी ने तानिया की शिकायत की। रोशी को तो फुर्सत ही नहीं थी। उसके सामने रंगों की सरजमीन थी। रोशी के साए थे। मायूं बज़ाहिर बैठी थी मगर हड्डी को चैन नहीं था। तज़ईन के पुरज़े और इसरार के बावजूद उसने उपटन नहीं लगवाया था। ये कहकर इनकार कर दिया था। बीबी जान इसमें अजीब सी स्मेल आती है। मैं मास्क लगा लूँगी। बिल्कुल स्मेल फ्री है। बताओ। खालिश चमेली के तेल में उसे अजीब सी स्मेल आती है। बच्चों में से सचमुच स्मेल आएगी तो उठाकर फेंक देगी। वो बहुत बेमज़ा हो गई थी। इतने हंगामे में महीन के उलझे अंदाज किसी ने नोट नहीं किए। उन 4-5 दिनों में उसने 2 मरतबा सराय फ़ोन करके नाज़नीन की खैरियत दरियाफ्त की थी और घर में बर्पा होने वाले खुशगवार हंगामे की भिनक भी नहीं दी थी कि ज़ख्मों के टांके नए सिरे से उधरने लगे थे। परसों रोशी की रुखसती थी और आज रात 11 बजे नाज़नीन न्यूयॉर्क जा रही थी। लड़कियां खाने के बाद फिर ढोलक बजाने बैठ गई थी। वो बड़ी बेसुकून और बेकल सी ऊपर टेरेस में आ खड़ी हुई और रोड पर रवां ट्रैफिक पर खाली खाली नज़रें दौड़ाने लगी। वाह बच्चों, आपकी बेटी के पास मैं हूँ। मेरी खुशबू है। आप हैं तो उसके करीब। उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। जाने कब तक वो बेखबरी की कैफियत में खड़ी रही थी। यूं ही खुद ब खुद महसूस हुआ था कि जैसे उसके अलावा भी वहाँ दूसरा कोई मौजूद है। उसने पलट कर देखा। यावर अली खान खड़े कश लगा रहे थे। उसे मतवज्जे पाकर उन्होंने सिगरेट मुंह से निकाल लिया। आइए मेरे साथ। वो पलट गए और महीन किसी मामूल की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो नीचे आकर पोर्च की सिमत बढ़ रहे थे। अगला दरवाज़ा खोलकर महीन को इशारे से बैठने के लिए कहा। खुद दूसरी तरफ से घूम कर आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। महीन ने उनसे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। चौकीदार ने गेट वाक किया और यावर अली खान तेज़ी से गाड़ी निकाल ले गए। सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 10 मिनटों में भी उनके दरमियान खामोशी आयल थी मगर एयरपोर्ट पर नज़र पड़ते उसने बेतहाशा चौंक कर यावर अली खान की सिम देखा था। जवाब में उन्होंने एक कार्ड उसकी सिमत बढ़ा दिया था। अगर सिक्योरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो ये कार्ड दिखा दीजिएगा। आप जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो अटकने लगे। आप जाइए, फिर आपके पास वक्त नहीं रहेगा। ये सुनते महीन बहुत अजलत में अंदर की सिमत पड़ी। मुसाफिर लाउंज में पहुंच चुके थे। उसने रिसेप्शन से रजू किया और कार्ड दिखाया। उसे तसल्ली दी गई कि अभी अनाउंसमेंट कराते हैं। मिसेस नाज़नीन तैमूर अली खान इधर आकर आपसे मिल लेंगी। महीन रेलिंग से टेक लगाकर बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 3-4 मिनट बाद नाज़नीन और तैमूर अली खान बाहर आते दिखाई दिए। शीशे का दरवाज़ा वाह होने से कबल ही उसने नाज़नीन का जायज़ा ले लिया था।
काई सब्ज सूट में मलबूस, जिस पर तेज़ जर्द रंग के रेशम से काम बना हुआ था, पहने हुए थी। तेज़ जर्द रंग का दुपट्टा सीने और बाजुओं पर फैला हुआ था, जिस पर कासनी सब्ज रंग की रेशमी बेल लगी हुई थी। कमाल की जामा जेब दिखाई दे रही थी। बाल सादा चोटी की शक्ल में बने हुए थे। तेज़ सुर्ख लिपस्टिक ने चेहरे को मज़ीद नुमायाँ और रोशन कर दिया था। दाएं हाथ में सब्ज और जर्द रंग की बहुत कम चूड़ियाँ थीं और बाएं कलाई पर चमकते डायल गोल्डन रेस्ट वॉच थी। खतरनाक बीमारी का अक्स किसी तौर कहीं से नुमायाँ नहीं था। वो छोटे छोटे कदम रखती बाहर आई थी। सामने महीन को देखकर खुशी उसकी आंखों में झलमलाई थी। वो बड़ी वारफ्तगी से उसकी सिमत बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। माय गॉड, ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्के है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बिल्कुल बहुत अच्छा किया। क्या कोई अपना वक्त रुखसत सामने हो कि आखिरी तस्वीर आंखों में बसी रहे। खुदा ना करे बच्चों, अल्लाह करे आप सेहत की खुशखबरी बहुत जल्द सुने। महीन ने तड़प कर उसे ज़ोर से भींच लिया। कितनी हसीन लग रही हैं, सब आपको देख रहे हैं। खुदा करे ये बंदगी में तमाम उम्र देखो, आमीन। क्या करूँगी सेहत पाकर। वो अफसरदा से अंदाज में मुस्कुराई। बहुत से लोग अब भी आपकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ये कुफरान है। वो समझाने लगी। ड्राइवर के साथ आई हो। रोशी और जवाद कैसे हैं? जवाद भी आ जा रहा है इस्लामाबाद। रोशी ठीक है, उसने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा, अपने किसी काम से आ रहा है या वैसे ही तुम लोगों के साथ वीकेंड गुजारने? नाज़नीन के लहजे से ज़िंदगी छलकने लगी। मैंने सुना है मेरा बेटा बहुत ग्रेसफुल और ज़हीन है। माशाल्लाह, तुम क्या आ गई हो उन लोगों के पास। मेरी जान को सुकून मिल गया। उनकी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आएंगे। अच्छे फ़ैसले में उनकी हेल्प करना। आई विल थैंकफुल टू यू। उसने एक मरतबा फिर गर्मजोशी से माहिन को गले से लगाया। काफ़ी देर दोनों से खामोशी से एक दूसरे को महसूस किया। फिर बिछड़ने का लम्हा आन पहुंचा। नाज़नीन बहुत दुख से उस पर एक निगाह डालकर वापस हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो माहिन की नज़र तैमूर अली ख़ान पर पड़ी। गालबन वो नाज़नीन को बुलाने के घर से वहाँ तक आए थे। शीशे के पीछे खड़े हुए तैमूर अली ख़ान नाज़नीन के साथ बहुत हम आहंग नज़र आ रहे थे। आप तो इन्हीं की हैं बज्जो, जिनके साथ अजनबी बनकर 20 साल गुजारे। तैमूर अली ख़ान ने अलविदाई अंदाज में उल्टे हाथ की उंगलियों को हरकत दी और नाज़नीन के साथ अंदर गायब हो गए। महीन जाने किस ख्याल में गुम रेलिंग थामे खड़ी रह गई। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गोया होश में आई थी और बहुत अजलत भरे अंदाज में पार्किंग लॉट की तरफ आई थी। यावर अली ख़ान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले उसका इंतज़ार कर रहे थे। महीन ने कोई बात किए बगैर कार्ड उनकी सिमत बढ़ा दिया और गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने फ़ौरन ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। महीन ने मध्यम रोशनी में एक निगाह उसके चेहरे पर की। आंखें नीम व होंठ सख्ती से भींचे हुए। जाने क्यों कोई आम सी बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसने सीट की रेख से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। डिनर का इंतज़ाम बहुत महदूद पैमाने पर था। जितने अफराद हवेली के थे उतने बाहर के थे। बारी तो सुबह इससे गिरफ्तार हो चुका था। जी भर के कान खींचे गए थे। मुख्तलिफ जावियों से इंटरव्यू लिया गया था। बाहर की खाल निकाल ली गई थी। वो तो आलम ताब की बरवक्त मदाखलत ने उसकी जान छुड़ाई थी। ढोलकी पर मिस्टर फ्रॉडिये बाकायदा उसे सामने उठाकर गाया गया था। वाह भाई, माँ तो कफ़ा सेट है। मिस्टर फ्रॉडिये, ये गर्दान जारी थी कि आलम ताब आ गए और यूँ उसकी जान छूटी थी। काका जान के बाद ये दूसरी मोहब्बत जिंदाबाद है। रूबी ने अहम नुक्ते की तरफ उन सबको मतवज्जे किया था। रोशी दुल्हन बनी बारी के पहलू में बैठी थी। वो सब उन्हें घेरे खड़ी थी। तस्वीर का सिलसिला जारी था। अल्लाह, रोशी कितनी प्यारी लग रही है, बिया ने बहुत सरखुशी की कैफियत में कहा था। बारी देखो तो तुमने माश के आटे की तरह ऐंठे बैठे हो। आज ब्यूटी पार्लर की कारगुजारी की दाद तुम भी दो। उन्होंने बारी को तंग किया। मरता हूँ सादगी पे के फितरत का हुस्न है। मेरे लिए ना खुद को सवारा करे कोई। बारी ने बड़ी शरीर मुस्कुराहट के साथ एक लोहार की मसादिक जवाब दिया था। एक हाहू बका मच गई थी। बीबी जान बारी को देखिए, रोशी को तंग कर रहा है। लाली ने शरारतन शिकायत लगाई। बारी, सच्ची तुमने रोशी को नहीं देखा? मरियम ने यूँ कहा जैसे उसे ना देखने पर बहुत अफसोस हो रहा। लो, सिर्फ उन्हीं को तो देखा है, और तो कोई नज़र नहीं आया। हिना ने टुकड़ा लगाया। वहीं नज़दीकी खाने का इंतज़ाम देख रही थी। शोखो शंख जुमले उसके कानों में भी पहुंच रहे थे। वो उनके दरमियान जाने का इरादा कर ही रही थी कि फ़ोन आने की इत्तला हुई। वो मत्थे हल करती जल्दी से लॉबी में आई। शायद नुमान भाई या शायद समंदर पार से। हेलो, उसने माउथ पीस में कहा। दूसरी तरफ मुतरन्नुम आवाज़ और शस्ता अंग्रेज़ी में कोई मासूफ़ा कह रही थी, प्लीज़।
वेट फॉर जस्ट अ मिनट, मिस्टर तैमूर अली ख़ान ऑनलाइन। माहिन का दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। अल्लाह करे खैर की खबर हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तैमूर ख़ान फ्रॉम यूएई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बच्चों की तबीयत कैसी है? उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई थी। ठीक है, पहला चेकअप आज अभी कुछ देर पहले हुआ है। अच्छी खबर ये है कि 90% उम्मीद है। आप दुआ करें। हम आपको इसलिए भी फ़ोन कर रहे हैं कि अब आप पाकिस्तान में हमारा इंतज़ार कीजिएगा। हम यहाँ 2 माह के लिए फिर लंदन चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। हमारा इंतज़ार ना कीजिएगा। हम यहाँ 2 माह के लिए फिर लंदन चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। हमारा ख्याल है ये हम सब के लिए बहुत बेहतर है। उनका एटमॉस्फेयर चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर बच्चों को लेने हम 2-3 माह के अंदर पाकिस्तान आएंगे। हमसे मतलब सिर्फ हम। उम्मीद है हौसला अफजा खबर आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी बहुत ज़्यादा, बयान से बाहर है। आपकी इस वक्त रियल फीलिंग क्या है? वाकई आप खुश हैं एज अ इंसान? वाकई ये बहुत अच्छी खबर है। आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। तैमूर अली ख़ान बहुत सुकून से बात कर रहे थे। आपके लिए एक शेर है। बस हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारेंगे। इसमें आपका हम भी मौजूद है। महीन हंस पड़ी थी। सो नाइस, थैंक्स। और आप कैसी हैं? क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अच्छी मसरूफियत थी। उसकी आंखें नम होने लगी। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। वो वहाँ जाकर आपसे खफा तो नहीं हुई, लड़ी तो नहीं? उससे मेरी पिनअप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। मैं इनको खुशगवार से हैरत हुई। उसे गुमान भी नहीं था कि तैमूर अली ख़ान शायरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैमूर अली ख़ान ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और वो रिसीवर हाथ में थामे हनूज़ एक ही साविये से खड़ी थी। बात तो फिर ये हुई, बच्चों के अज़ल से हमारे दरमियान तवील फासले तय हैं। वो रिसीवर रख कर दोबारा लॉन में आई तो मंज़र हनूज़ वहीं था। रोशी के चेहरे पर पयाबी के वो रंग थे कि दिल से मुसाफत व थकन की धूल उतरने लगी। यावर अली ख़ान मेन गेट पर तन्हाई किसी जोड़े का इस्तकबाल कर रहे थे। वो तेज़ी से चलती हुई उनके पहलू में जा खड़ी हुई। यार बारी का सीन तो मतलब इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ बारी का तो सीन होना चाहिए था, वो नहीं आया। मुझे इख्तलाफ है भाई, ये क्या बात हुई? बदतमीज़, कुछ अधूरा अधूरा सा था। बालू का भी कुछ नहीं बना, उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। बारी का भी कुछ अच्छा, बारी का अच्छा तो हो रहा है लेकिन ये भी अच्छा नहीं है ना। उनका सीन होना चाहिए था यार, ये क्या बात हुई? गंदे बच्चे। बस खैर, मज़े का नावल था। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रिप्लाई दूँ, ठीक है? तो बस अब ये है कि मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि कौन सा नावल होगा। वैसे तो अभी मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है नावल स्टार्ट करने का, मैं बहुत थक गई हूँ। ऑफ कोर्स मैं सारे दिन की रिकॉर्डिंग की है तो अभी थक ही चुकी हूँ। अब अगले दिन देखूँगी अगर हिम्मत हुई। अभी तो मैंने घर जाना है कल परसों और मैंने वहाँ जाकर कुछ ड्रेसेस स्टिच करने हैं अपने लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं और मैंने अभी काफ़ी दिन यहाँ पर रहना है। और हमारी वो क्या कहते हैं कि लास्ट डेट भी आ गई है, वो उसको क्या कहते हैं यार, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा मुझे। थीसिस, उसकी लास्ट डेट आ गई है, सेमीफाइनल देना है। तो 25 तक इधर है। अब अभी आज के दिन तारीख़ है, आज वैसे तारीख़ क्या है, 16 है शायद, 16 मई है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कब इसको पढ़ा, ठीक है? क्योंकि मुझे वैसे भी पता है कि मैंने इसको लेट अपलोड करना है। तो वैसे भी अभी मैं जो आज मैंने एपिसोड आप लोगों को दिया है तो वो कितनी थी, 43 थी शायद, 43 वाली एपिसोड आज आप लोगों को दी है। आज मतलब 41, 42, 43 थी। इसके बाद आज एपिसोड मैं जो पढ़ रही हूँ ये लास्ट एपिसोड है, 70वीं एपिसोड है। तो मतलब मैंने काफ़ी कुछ यार रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं तो बड़ी अच्छी बच्ची हूँ। तो इतने दिन पहले मैंने रिकॉर्डिंग करके रख ली है। आइंदा भी कभी नॉवल सुनाया आप लोगों को तो इतनी देर पहले ही रिकॉर्डिंग करके रख लूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे स्पेशली दुआ में याद रखिए ताकि
मैं अच्छे अच्छे काम करूँ और अच्छे अच्छे नावल पढूँ। तो अल्लाह हाफिज़।